हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम कवर करने वाले हैं यूनिट 5 ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जिसका नाम है मैनेजिंग पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। पहला टॉपिक इसमें आता है हमारा मैनेजिंग पीपल। इस यूनिट में मैंने जितने भी टॉपिक्स हैं सारे कवर कराए हैं, कोई भी टॉपिक स्किप आउट नहीं करा है, तो प्लीज़ ध्यान से देखना। बहुत ही सिंपल सी यूनिट ये रहने वाली है। सो द फर्स्ट टॉपिक इज़ मैनेजिंग पीपल। मैनेजिंग पीपल का मतलब क्या है कि हम लोगों को मैनेज कर रहे हैं। हमारे पास एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है या फिर हमारे एक ग्रुप है और उसमें हम लोगों को गाइड कर रहे हैं कि बेटा आपको कैसे अपना काम करना है, ये प्रोजेक्ट्स कैसे बनाने हैं। सो इट रेफर्स टू द इंडिविजुअल जो गाइड करते हैं, सुपरवाइज करते हैं और कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में। फॉर एग्जाम्पल कोई टीम लीडर है या फिर कोई सुपरवाइज़र है, ही इज़ द मैनेजर। तो इसका मेन गोल क्या होता है, ताकि जो लोग हैं या फिर जो टीम में काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से काम कर पाएँ, एक अच्छी तरीके से हमारी परफॉर्मेंस निकल कर आए और ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल हैं वो सब अचीव हो पाएँ। अब कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हमारी इन्वॉल्व होती हैं मैनेजिंग पीपल के अंदर। द वेरी फर्स्ट एक्टिविटी इज़ योर प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब क्या है, हमें पहले डिसाइड करना है कि भाई किसको क्या काम करना है, कौन कैसा काम करेगा और क्या क्या डेडलाइंस होने वाली हैं हमारे काम की। तो एग्जांपल जैसे कि हमने असाइन कर दिया एक टास्क, हमने अपने टास्क को डिवाइड कर दिया और एक मेंबर को असाइन कर दिया कि भाई आपको ये काम जो है इस टाइम तक करके देना है। तो ये हमारी प्लानिंग हो गई है। अभी वो काम एग्जीक्यूशन नहीं हुआ है लेकिन प्लानिंग हो गई है यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट इज़ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है, हम अरेंज कर रहे हैं रिसोर्सेज, टास्क को एक अच्छी तरीके से, मतलब जो भी हमारे रोल्स हैं हम प्रॉपर तरीके से उन रोल्स को डिफाइन कर रहे हैं। ये नहीं कि कोई भी काम किसी को भी उठा के दे दिया। हम पर्टिकुलर इंसान को उसके स्किल्स के बेसिस पर काम दे रहे हैं, रिसोर्सेज उसके स्किल्स के बेसिस पर दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल टेस्टिंग वाले बंदे को हम टेस्टिंग वाली रिसोर्सेज दे रहे हैं एंड डेवलपर वाले बंदे को हम डेवलपिंग के टूल्स दे रहे हैं, ना कि टेस्टिंग वाले को डेवलपिंग के टूल एंड डेवलपिंग वाले को टेस्टिंग के टूल। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, हम स्ट्रक्चर कर रहे हैं टीम को, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में। नेक्स्ट इज़ योर स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब क्या है, हम इंश्योर कर रहे हैं कि भाई सही लोगों को सही रोल मिले। मतलब हमने प्लानिंग कर ली, हमने सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर दिया, क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए, अब हम उन्हें काम बता रहे हैं। तो हम ये इंश्योर करेंगे यहाँ पर कि सही बंदे को सही काम मिलना चाहिए। ये नहीं कि किसी और को कुछ भी काम हमने उठा के दे दिया और बाद में हमारा ही लॉस हो रहा है, उस इंसान को वो चीज़ आती ही नहीं है, उसमें ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा हमारा पैसा लग रहा है। सो द नेक्स्ट थिंग इज़ योर लीडिंग। लीडिंग या फिर हम इसे डायरेक्टिंग भी बोलते हैं। लीडिंग का मतलब क्या होता है, हम गाइड कर रहे हैं या फिर अपनी एम्प्लॉय को मोटिवेट कर रहे हैं, जैसे कि हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं या फिर हम अपनी टीम को इंस्पायर कर रहे हैं। अब इसका एग्जांपल क्या है, हम एनकरेज कर रहे हैं एम्प्लॉय को टू मीट द डेडलाइंस। सो नेक्स्ट इज़ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, हम मॉनिटर कर रहे हैं परफॉर्मेंस या फिर करेक्शंस बना रहे हैं, जैसे कि हमें प्रोग्रेस चेक करना है, कंपेयर करने हैं गोल्स को, एग्जाम्पल रिव्यूइंग एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। नेक्स्ट इज़ योर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, हम आपस में बात कर रहे हैं, पूरी टीम में इन्फॉर्मेशन, सब चीज़ों को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, सुन रहे हैं एम्प्लॉयज़ की बातें भी और अपना फीडबैक दे रहे हैं। कम्युनिकेशन का बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है हमारी ओवरऑल ग्रोथ पर। किसी भी फील्ड में अगर हम बात करें तो यहाँ से हमें नई नई चीज़ें, आइडियाज़ निकल कर आते हैं। नेक्स्ट आर योर मोटिवेशन एंड डेवलपमेंट। मोटिवेशन एंड डेवलपमेंट का मतलब क्या है, ये हेल्प करते हैं एम्प्लॉयज़ को ग्रो करने में, एंगेज रहने में, नए नए रिवॉर्ड्स मिलने में। अगर हम मोटिवेशन देंगे एम्प्लॉयज़ को कि भाई अगर आप ये काम कर लोगे तो आपको इतना इंसेंटिव्स मिलेगा, सो दे विल बी हाईली मोटिवेटेड और वो उस काम को और ज़्यादा अच्छे से करेंगे, रादर देन आप बिना उन्हें डिमोटिवेशन के साथ उस काम को करवाओ या फिर उस चीज़ की उन्हें प्रेज़ ही ना दो। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ योर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का मतलब क्या होता है, ये हमारी एक ऐसी स्टडी है कि कैसे हमारा एक इंडिविजुअल, मतलब एक इंसान कैसे काम करता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कैसे ग्रुप के साथ काम करता है, कैसे वो अलग से, अगर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल उसे कुछ काम दिया गया तो वो कैसे करता है, कैसे चीज़ें स्ट्रक्चर होती हैं। सो इट इज़ ऑल अबाउट दैट। सो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या होता है, ये हमारी एक ऐसी स्टडी है ह्यूमन बिहेवियर की जो कि ऑर्गेनाइजेशन को एक इम्प्रूव्ड वर्जन में लेकर जाती है, उसकी इफेक्टिवनेस को बढ़ाती है। तो ये फोकस करती है 3 चीज़ों पर। क्या क्या चीज़ें हैं वो, द वेरी फर्स्ट वन इज़ योर इंडिविजुअल बिहेवियर। इंडिविजुअल का बिहेवियर क्या है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, एटीट्यूड कैसा है, मोटिवेशन कैसी है। तो अगर कोई एक इंसान को हम काम दे रहे हैं तो सबसे पहले तो हम यही चीज़ चेक करेंगे कि भाई इसका एटीट्यूड है भी या फिर नहीं, कि अभी पता चले हम इसे काम दे रहे हैं, इसके अंदर स्किल्स तो हैं बट कंपनी एटीट्यूड वाले इंसान को भी नहीं लेती है। द नेक्स्ट थिंग इज़ योर ग्रुप बिहेवियर। ग्रुप बिहेवियर में हम क्या चीज़ चेक करते हैं, अगर हम ग्रुप में किसी काम करा रहे हैं देन वील चेक टीमशिप है या फिर नहीं है, लीडरशिप है, कॉन्फ्लिक्ट्स तो नहीं है यहाँ पर, एंड प्रॉपर कम्युनिकेशन हो रही है सबके बीच में और नॉट। नेक्स्ट इज़ योर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड कल्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड कल्चर का मतलब क्या है, रूल्स और प्रॉपर हायरार्की फॉलो हो रही है, प्रॉपर वर्क एनवायरनमेंट है, कंपनीज़ में कुछ वैल्यूज़ हैं या फिर नहीं।
देन व्हाट आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि इम्प्रूव करती है एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंसेस को, जो भी एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर देती है. सो इट बिल्ड्स बेटर टीम वर्क, बहुत अच्छा टीम वर्क को बिल्ड करती है, मैनेजमेंट में हेल्प करती है, कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करती है और जॉब्स के सेटिस्फैक्शन को इम्प्रूव कर देती है. द नेक्स्ट इज टेलर्स आइडिया अबाउट बिहेवियर एंड ऑर्गेनाइजेशन. टेलर हमारे एक बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट थे. तो फेडरिक विंडसर टेलर इज़ नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. तो टेलर क्या मानते थे कि वर्क जो है वो हो रहा है साइंटिफिकली, वर्क हमारा ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए विद द मैक्सिमम एफिशिएंसी एंड द मैनेजमेंट शुड गाइड वर्कर्स इंस्टेड ऑफ लीविंग देम ऑन देयर ओन. मतलब जो मैनेजमेंट है वो उन्हें जो भी वर्कर्स हैं वहाँ पर उन्हें काम बताए रादर देन लिविंग ऑन देयर ओन कि भाई कुछ भी कर लो. नहीं, मैनेजमेंट को प्रॉपर अपना काम एक्सप्लेन करना है अगर उन्हें अच्छा आउटपुट चाहिए तो. सो टेलर इन 3 चीज़ों पर बिलीव करते थे कि चीज़ें जो वर्कर्स हैं हमें उन्हें साइंटिफिकली पढ़ना चाहिए, मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ हमें काम को ऑर्गेनाइज करना चाहिए एंड हमें गाइडेंस देनी चाहिए. कौन कौन से मेन प्रिंसिपल्स थे ऑफ टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट. द वेरी फर्स्ट प्रिंसिपल इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. मतलब हमें साइंटिफिक मेथड का यूज़ करना चाहिए एक बेस्ट वे टू डू अ जॉब को फाइंड करने में. मतलब अगर हमें कुछ काम करना है तो हम एक प्रॉपर साइंटिफिक वे की तरह प्रॉपर साइंटिफिक मेथड को यूज़ करके करें. द नेक्स्ट इज़ योर हार्मनी नॉट कॉन्फ्लिक्ट. हार्मनी नॉट कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है, कॉपरेशन होना चाहिए बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट. आफ्टर दैट कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. मतलब टीम वर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. द नेक्स्ट इज़ योर डेवलपमेंट ऑफ ईच पर्सन. मतलब हम ट्रेन करें वर्कर्स को ताकि उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए. आफ्टर दैट इट कम्स योर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टेलर्स अप्रोच. टेलर्स के अप्रोच के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे भाई, बहुत ज़्यादा मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी थी. मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी हो जाती है अगर हम ये सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे. मतलब इतना हमारा आउटपुट बढ़ेगा, मतलब हमारा आउटपुट बहुत अच्छा आएगा लेकिन एफर्ट्स हमारे बहुत कम लग रहे होंगे. एक जो काम है वो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हो जाएगा और जो सिलेक्शन हो रहा है लोगों का वो साइंटिफिक वे में होगा और ट्रेनिंग भी उसी तरीके से दी जाएगी. नेक्स्ट इज़ योर कॉपरेशन बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट. एक अच्छा कॉपरेशन बना रहेगा वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में और हमारी जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी और एफिशिएंसी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी. अब इसके अंदर हमारी एक थ्योरी आती है जिसे हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सो थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई आर मैनेजमेंट थ्योरी, जो हमें एक्सप्लेन करते हैं कि मैनेजर कैसे देखता है अपने एम्प्लॉयज़ को या फिर उसे कैसे देखना चाहिए. तो यहाँ पर 2 थ्योरी हैं. द वेरी फर्स्ट थ्योरी इज़ योर थ्योरी एक्स. थ्योरी एक्स क्या एज्यूम करती है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें काम करना पसंद नहीं है, वो अवॉइड करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कि भाई हम नहीं ले रहे इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो उन्हें क्लोज सुपरविजन की ज़रूरत है, मतलब उन्हें गाइडेंस की ज़रूरत है और स्ट्रिक्ट कंट्रोल, मतलब उन्हें स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. सो मस्ट बी फोर्स और मोटिवेटेड थ्रू पनिशमेंट या फिर रिवॉर्ड्स. मतलब हमें उनसे फोर्सली काम करवाना है, या तो हम उन्हें रिवॉर्ड्स दे के इनक्रेज करें या फिर उन्हें कोई पनिशमेंट दे कि अगर ये काम नहीं हुआ तो देन यू विल बी पनिश्ड एंड योर सैलरी विल बी कटेड एंड सो मेनी थिंग्स. तो यहाँ पर ये प्रेफर करते हैं डायरेक्शन फ्रॉम मैनेजर. मतलब मैनेजर जो बोलेगा वही हमें करना है. एग्जाम्पल जैसे कि फैक्ट्री के मैनेजर्स होते हैं वो अपने जो वर्कर्स होते हैं उन्हें स्ट्रिक्ट रूल्स एंड गाइडलाइंस के साथ काम कराते हैं. द नेक्स्ट थ्योरी इज़ थ्योरी वाई. थ्योरी वाई क्या एज्यूम करती है कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो एन्जॉय करते हैं काम को और वो बहुत ज़्यादा सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं. सो यहाँ पर ये एक्सेप्ट करते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, चैलेंजेस पसंद करते हैं एंड दे कैन बी क्रिएटिव एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. ये बहुत ज़्यादा क्रिएटिव लोग होते हैं, जैसे अपनी परफॉर्मेंस को बहुत अच्छे से बिल्ड कर देते हैं. जैसे कि कोई भी IT कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं, वहाँ पर कोई प्रोजेक्ट दिया गया है, ऑल्दो उनको एक प्रोजेक्ट असाइन करा गया है, प्रॉपर टाइमलाइंस वगैरह सब चीज़ें असाइन करी गई हैं, बट वो अपने अकॉर्डिंग भी थोड़ा उसे मोल्ड आउट करके और एनहांस कर देते हैं. सो दिस इज़ नोन एज योर थ्योरी वाई. सो नाउ बेस्ट मेथड ऑफ स्टाफ सिलेक्शन. कौन कौन से बेस्ट मेथड हैं स्टाफ सिलेक्शन के, मैंने सिंपल पॉइंट्स लिखे हैं. अगर एग्जाम में आता है तो यू हैव टू इलेबोरेट दीज पॉइंट्स. द वेरी फर्स्ट वन इज़ योर स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू. मतलब एक स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होना चाहिए, सेम क्वेश्चन सब लोगों से पूछे जाने चाहिए, थोड़ा बहुत वेरिएशन होना चाहिए ताकि हम जज कर पाएँ कि भाई इन क्वेश्चंस का बेस्ट आंसर किसने दिया. नेक्स्ट इज़ योर एप्टीट्यूड एंड स्किल टेस्ट. एप्टीट्यूड और स्किल्स का टेस्ट होना चाहिए. वर्क सैम्पल. कैंडिडेट को हमें काम देखकर जॉब देनी चाहिए, या ये नहीं कि ऐसी हमने मार्क्स देखे और जॉब दे दी. Then group discussion. We can also see the candidate or we can judge the candidate by group discussion, क्योंकि वहाँ से हमें उसका ग्रुप रोल पता चलेगा, टीमशिप पता चलेगी, लीडरशिप पता चलेगी, and so many qualities we can see.
एंड केस स्टडीज़ एंड रोल प्ले, केस स्टडी से हमें पता चलेगा कि भाई अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई तो एम्प्लॉय जो है या फिर जो भी इंसान है, जो भी हमारा स्टाफ में काम करने वाला इंसान आने वाला है, वो कैसे उस प्रॉब्लम को हैंडल कर सकता है। द नेक्स्ट इज़ योर वेरीफाई पास्ट एक्सपीरियंस। हमने वेरीफाई करना है पास्ट एक्सपीरियंस जो है वो सही है या फिर नहीं, उसके बिहेवियर्स वैसे हैं या फिर नहीं। स्क्रीनिंग राउंड और इंटरव्यू राउंड्स, एक राउंड में हमें सिलेक्शन नहीं करना है, 2-3 राउंड्स रखना है। आफ्टर दैट हमें एक फिक्स्ड क्राइटेरिया ऑफ एलिजिबिलिटी मानना है। फॉर एग्जांपल जैसे कि यू आर अ बीटेक स्टूडेंट, तो यहाँ पर क्या होता है कि इतने CGPA में आपके हैं तो आप एलिजिबल हो, क्राइटेरिया आपका मैच हो रहा है फॉर कंपनीज प्लेसमेंट। सो लाइक दैट एक फिक्स्ड क्राइटेरिया ऑफ एलिजिबिलिटी होना चाहिए फॉर द बेस्ट मेथड ऑफ स्टाफ सिलेक्शन। आफ्टर दैट बेस्ट मेथड ऑफ मोटिवेशन। बेस्ट मेथड ऑफ मोटिवेशन क्या क्या होता है कि हम फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दे रहे हैं, कि भाई सैलरी दे रहे हैं, बोनसेस दे रहे हैं, वर्कर्स हमारे उतने ही अच्छे से काम करेंगे। नेक्स्ट इज़ योर, हम उन्हें रिकॉग्नाइजेशन दे रहे हैं, रिवॉर्ड दे रहे हैं, मतलब उन्हें प्रेज़ कर रहे हैं जो भी उन्होंने काम करा है, अप्रिसिएशन दे रहे हैं ताकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस आए, सेटिस्फेक्शन आए। नेक्स्ट इज़ योर जॉब एनरिचमेंट। जॉब एनरिचमेंट का मतलब क्या है कि हम मीनिंगफुल और चैलेंजिंग वर्क दे रहे हैं ताकि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें लगे कि भाई हम बहुत इंपॉर्टेंट हैं और यहाँ पर हमें इतना इंपॉर्टेंस दी गई है कि हम इस काम को कर पाएँ। द नेक्स्ट इज़ योर करियर ग्रोथ। करियर ग्रोथ क्या है कि क्या नाम है, यहाँ पर हमें मीनिंगफुल, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। आफ्टर दैट गुड वर्क एनवायरनमेंट। गुड वर्क एनवायरनमेंट का मतलब क्या है कि पॉजिटिव कल्चर होना चाहिए, टीम वर्क अच्छी होनी चाहिए ताकि हमारा जो स्ट्रेस है वो कम हो जाए। अगर हमारा पॉजिटिव एनवायरनमेंट होगा तो हमारा जो स्ट्रेस है वो कम हो जाएगा। आफ्टर दैट पार्टिसिपेशन एंड डिसीजन मेकिंग। पार्टिसिपेशन एंड डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या है, इट इन्वॉल्व्स एम्प्लॉयज़ इन डिसीजन, इट बिल्ड ट्रस्ट एंड कमिटमेंट। ट्रस्ट और कमिटमेंट को बिल्ड कर देता है। नेक्स्ट इज ओल्ड मैन एंड हैकमैन जॉब कैरेक्टरिस्टिक मॉडल। ओल्ड मैन एंड हैकमैन जॉब कैरेक्टरिस्टिक मॉडल क्या है, ये एक ऐसी स्टेट है जहाँ पर हमारी जॉब इस तरीके से डिज़ाइन होती है कि कैसे हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं हम उन्हें हाईली मोटिवेट कर सकें, उनकी परफॉर्मेंस को अच्छे से इम्प्रूव कर सकें। इंस्टेड ऑफ यूजिंग सिंपल मनी टू मोटिवेट, हम एक ऐसे मॉडल्स को यूज़ करें ताकि जो नेचर ऑफ वर्क है वो बहुत इम्प्रूव हो जाए, मतलब जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका खुद से मन करे काम करने का। तो ऐसी 5 कोर जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहला हमारे पास आता है स्किल वैल्यू। स्किल वैल्यू का मतलब क्या है, हम अलग अलग स्किल्स और टैलेंट्स का यूज़ कर रहे हैं। जॉब इन्वॉल्विंग प्लानिंग, कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक ऐसी जॉब जिसमें सारी चीज़ें ऑलरेडी इन्वॉल्व होती हैं। सो नेक्स्ट इज़ योर टास्क आइडेंटिफाई। टास्क आइडेंटिफाई में क्या करते हैं हम, कंप्लीटिंग अ होल पीस ऑफ वर्क, सारा का सारा काम हमने कंप्लीट करना है। हम बिल्ड कर रहे हैं पूरे प्रोजेक्ट को फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, हम अपने टास्क को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। नेक्स्ट इज टास्क सिग्निफिकेंस। जॉब को एक ऐसी होनी चाहिए ताकि एम्प्लॉयज़ को लगे भाई ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, मेरे को लोग इस चीज़ के लिए ही जानते हैं, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। जैसे कि डॉक्टर फेमस है फॉर सेविंग लाइफ्स। नेक्स्ट इज़ ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी मतलब एम्प्लॉयज़ को हमने रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है, उनको भी फ्रीडम देनी है कि वो डिसीजंस ले पाएँ कि कैसे उन्हें अपना काम कंप्लीट करना है। ज़्यादा बाउंडेड हमें नहीं करना है एम्प्लॉयज़ को। आफ्टर दैट फीडबैक, हमने सबकी सुननी भी है कि भाई क्या 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 आपके फीडबैक हैं, आप अपने फीडबैक्स भी दो, अपने रिव्यूज़ भी दो इस परफॉर्मेंस के बारे में या फिर इस प्रोजेक्ट के बारे में। आफ्टर दैट हेयर कम्स द 3 क्रिटिकल साइकोलॉजिकल स्टेट्स। इन्हें हम थोड़ा डिटेल में भी अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो 5 फैक्टर्स अभी हमने पढ़े हैं, यहाँ से हमारी 3 साइकोलॉजिकल स्टेट्स निकल कर आती हैं। दैट इज़ योर मीनिंगफुलनेस ऑफ वर्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आउटकम्स, नॉलेज ऑफ रिजल्ट। अभी हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम देख लेते हैं आउटकम्स ऑफ मॉडल्स क्या है। कि जब जॉब हमारी वेल डिज़ाइंड होती है तो क्या क्या होता है, मोटिवेशन बहुत ज़्यादा होता है, परफॉर्मेंस हमारी उतनी ही बढ़ जाती है। अगर एक अच्छी जॉब है तो भाई अच्छा मोटिवेशन वहाँ पर मिल रहा होगा और अच्छी परफॉर्मेंस होगी, जॉब की सेटिस्फेक्शन भी अच्छी होगी और एब्सेंटीज़ भी कम होंगे और टर्नओवर्स भी ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट जो अभी मैंने बोला था कि हम 3 क्रिटिकल स्टेट्स को या फिर साइकोलॉजिकल स्टेट्स को हम डिस्कस करने वाले हैं, उसमें से पहली स्टेट हमारी आती है मीनिंगफुलनेस ऑफ वर्क। मीनिंगफुलनेस ऑफ वर्क का मतलब क्या है कि फीलिंग दैट द जॉब इज़ इम्पॉर्टेंट एंड वर्थवाइल, मतलब हमने फील करना है कि ये जो जॉब है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन 5 फैक्टर से हम 3 साइकोलॉजिकल स्टेट है, मतलब हमारे दिमाग में चलता है कि ये काम जो है वो बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल जैसे कि टीचर एक पढ़ाता है तो वो सोचता है कि भाई इन बच्चों का फ्यूचर मेरे ही हाथ में है, तो हमने अच्छी नॉलेज देनी है, इन्हें सही नॉलेज देनी है, गलत नॉलेज नहीं देनी है। सो इट कम्स फ्रॉम जो 3 फैक्टर्स अभी हमने पढ़े, स्किल वैरायटी, टास्क आइडेंटिटी एंड टास्क सिग्निफिकेंस। नेक्स्ट इज़ योर एक्सपीरियंस्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ आउटकम्स, मतलब फीलिंग पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क, मतलब जो इंसान है वो
एक खुद की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी माने कि ये जो काम है इसके लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ, तो मेरे को ये करना ही है। दिस कम्स फ्रॉम ऑटोनॉमी। फॉर एग्जांपल कोई भी एम्प्लॉय है वो प्लान कर रहा है कि ये जो काम है इसमें सक्सेस मिलेगी या फिर फेलियर मिलेगी। ऑल्दो ये पूरी चीज़ तो कंपनी का फ़ायदा और नुकसान होगा, एम्प्लॉय को तो अपनी सैलरी मिली जाएगी, लेकिन उसे रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। दैन थर्ड स्टेज इज़ योर नॉलेज ऑफ रिजल्ट। मतलब ये फीडबैक से आती है, हमें पता होना चाहिए कि हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, उसका रिजल्ट क्या आने वाला है। गेटिंग रेगुलर परफॉर्मेंस रिव्यूज़ एंड इंस्टेंट्स, मतलब जो भी एम्प्लॉय है उसे पर्टिकुलर रिव्यूज़ देखने चाहिए अपनी परफॉर्मेंस के, क्या क्या रिजल्ट मिल रहा है उसे अपने काम से। नेक्स्ट इज़ योर स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस हमारी एक मेंटल फिजिकल रिएक्शन है जो हमारा होता है जब पर्सन बहुत ज़्यादा लो फील कर रहा होता है, प्रेशर में होता है, टेंशन में होता है और डिमांड करता है कि भाई मैं इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ। तो स्ट्रेस क्या है? एक ऐसा बॉडी का रिस्पॉन्स है जो डिमांड जो जब आता है जब हमारे पास कोई एक डिमांड आ गई या फिर कोई चैलेंज आ गया है। तो स्ट्रेस के कॉजेज़ क्या क्या होते हैं भाई? वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, इनसिक्योरिटी हो रही है, डेडलाइंस बहुत जल्दी आ रही हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही हैं अमंग्स द एनवायरनमेंट ऑफ योर वर्क, जहाँ पर भी आप काम करते हो। लैक ऑफ कंट्रोल ओवर वर्क, हमारे पास कंट्रोल नहीं है अभी काम करने का। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, पुअर वर्क लाइफ बैलेंस है, अब हमारी वर्क लाइफ बिल्कुल बैलेंस है। एंड बीइंग एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट यू ऑल कैन रिलेट विद स्ट्रेस, आई नो वेरी वेल। आफ्टर दैट इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस। इफेक्ट क्या है स्ट्रेस के? ऑन माइंड, ऑन बॉडी एंड ऑन वर्क। माइंड पर क्या इफेक्ट आता है स्ट्रेस का? एंजाइटी, टेंशन, इरिटेबिलिटी, पुअर कंसंट्रेशन। उसके बाद बॉडी पर क्या इसका इफेक्ट आता है? हेडेक, फैटिग एंड योर स्लीप प्रॉब्लम, हमारे को स्लीप नहीं आती है, हेडेक होता है। वर्क पर क्या इफेक्ट पड़ता है स्ट्रेस का? प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, मिस्टेक्स इंक्रीज़ हो रही है और एब्सेंटिज्म। ओके, आफ्टर दैट वी हैव द वेज टू मिनिमाइज स्ट्रेस। कैसे हम अपने स्ट्रेस को मिनिमाइज़ कर सकते हैं? सबसे पहले तो प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट। जो भी हमारा टाइम है उसे बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर दें। रिलैक्सेशन टेक्निक्स का यूज़ करें, जैसे कि मेडिटेशन हो गई, योगा हो गया। आफ्टर दैट फिजिकल एक्सरसाइजेस करें, जैसे कि रनिंग, स्पोर्ट्स एंड मेनी मोर। हेल्थ लाइफस्टाइल अपना बैलेंस डाइट प्रॉपर फॉलो करें, प्रॉपर स्लीप लें, पॉजिटिव थिंकिंग करें, नेगेटिव थिंकिंग ना करें, सोशल सपोर्ट लें, अपने फ्रेंड्स वगैरह से बात करें अबाउट इट। वर्क लाइफ को बैलेंस करें, ज़्यादा ओवर वर्क ना लें, लोड ना लें, ब्रेक्स लें और क्लियर रोल्स ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फॉलो करें। आफ्टर दैट हेल्थ एंड सेफ्टी। हेल्थ एंड सेफ्टी क्या है? ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो इंश्योर करती है एक सेफ़ और हेल्दी और रिस्क फ्री वर्क एनवायरनमेंट। तो इसके की पॉइंट्स क्या क्या हैं? ये प्रिवेंट करती है फ्रॉम एक्सीडेंट्स, इंजरीज़। भाई अगर अच्छा वो होगा हमारा वर्क एनवायरनमेंट तो वहाँ पर एक्सीडेंट्स और इंजरीज़ के चांसेस कम होंगे। फिज़िकल और मेंटल वेलबींग भी प्रोटेक्ट होगा, एम्प्लॉयज़ के मोरल्स बढ़ेंगे और प्रोडक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। तो ये क्या है? एक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारे एम्प्लॉयज़ की। तो कॉमन वर्क प्लेस हैज़ार्ड्स क्या हैं? मतलब कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से ये हेल्थ और सेफ्टी का कंसर्न आता है? सबसे पहले है फिज़िकल हैज़ार्ड। फिज़िकल हैज़ार्ड का मतलब क्या है? फ्लोर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो गए हैं, नॉइज़ बहुत ज़्यादा है, सही से काम नहीं कर पा रहे हैं, हीट है और मशीनरीज एक्सीडेंट्स हैं। द नेक्स्ट इज़ योर केमिकल हैज़ार्ड्स। केमिकल हैज़ार्ड्स का मतलब क्या है? हार्मफुल केमिकल्स हैं बहुत सारे। बायोलॉजिकल हैज़ार्ड्स में क्या आता है कि भाई वायरस और बैक्टीरियाज हैं, यहाँ पर ये जो प्लेस है वो बिल्कुल भी हाइजीनिक नहीं है। नेक्स्ट इज़ योर एर्गोनॉमिक हैज़ार्ड्स। एर्गोनॉमिक हैज़ार्ड्स का मतलब क्या है? जो टेबल्स एंड डेस्क हैं वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से बॉडी पोस्चर ख़राब हो रहा है, पुअर पोस्चर हो रहा है और लॉन्ग वर्किंग आवर्स एंड डेस्क वर नॉट कंफर्टेबल। नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल हैज़ार्ड्स। मतलब स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है काम का, वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है एंड हरासमेंट इज़ देयर, no proper and good treatment of the employees is there at this work environment. So these were the common hazards which was there, जिसकी वजह से हेल्थ और सेफ्टी का कंसर्न आता है। आफ्टर दैट मेजर्स टू इंश्योर हेल्थ एंड सेफ्टी। कौन कौन से मेजर्स हैं जिसकी वजह से हेल्थ और सेफ्टी को हम इंश्योर कर सकते हैं? सबसे पहले सेफ़ वर्किंग एनवायरनमेंट। सेफ़ एनवायरनमेंट हमें यूज़ करना है प्रॉपर गार्ड्स एंड ऑल के साथ। ट्रेनिंग हमें अच्छे से देनी है, अवेयरनेस करना है काम के बारे में। सेफ़ इक्विपमेंट्स का यूज़ करना है। इक्विपमेंट्स यूज़ करते हुए उससे पहले सेफ्टी का कंसर्न वहाँ पर होना चाहिए, प्रॉपर मेंटेनेंस होनी चाहिए, इमरजेंसी की प्रिपेयरनेस होनी चाहिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट होना चाहिए और हेल्थ प्रोग्राम्स भी होने चाहिए। नेक्स्ट इज़ योर एथिकल कंसर्न इन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। एथिकल कंसर्न, कौन कौन से एथिकल कंसर्न्स आते हैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में? द वेरी फर्स्ट वन इज़ योर डेटा प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंसिबिलिटी। मतलब यूज़र के डेटा को हमें प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम मिस यूज़ एंड मिसलीड। IP राइट्स हमें रिस्पेक्ट करनी है, कॉपीराइट्स और पेटेंट को किसी के कंटेंट को हमें यूज़ नहीं करना है, हम अपना ही कंटेंट बनाना है। ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी, हमें ट्रू इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, ना कि हमें फॉल्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है।
हार्म को अवॉइड करना है, हमने इंश्योर करना है कि जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं वो सोसाइटी को बिल्कुल हार्म नहीं करता है। फेयर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, हमने मिसयूज़ नहीं करना है कंपनी का टाइम, टूल्स एंड फंड्स को। नेक्स्ट इज़ योर प्रोफेशनल कंसर्न। कौन कौन से प्रोफेशनल कंसर्न आते हैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में? द वेरी फर्स्ट वन इज़ योर क्वालिटी ऑफ वर्क। हमने प्रॉपर कोडिंग स्टैंडर्ड्स को ही फॉलो करना है, ये या फिर नहीं कि भाई नहीं एरर तो आ नहीं रहा, काम तो सही है, ऐसे ही चला लेते हैं। जो स्ट्रिक्ट ऑर्डर है वही हमें स्टैंडर्ड मेथड्स फॉलो करने हैं। मीटिंग डेडलाइंस कंप्लीट करने हैं सारे काम अपने टास्क पर, ये नहीं कि भाई लास्ट के लिए चीज़ों को छोड़ देना। प्रॉपर प्लानिंग और शेड्यूलिंग करनी है। टीम रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें कॉपरेशन में काम करना है और कंटिन्यूसली हमें चीज़ें सीखती रहनी है, अपडेट करनी है अपनी स्किल्स को विद न्यू स्किल्स एंड न्यू टेक्नोलॉजीज़। आफ्टर दैट द नेक्स्ट इज़ योर अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है? हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है अपने डिसीजंस की। इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना है, मतलब क्लियर इंटरेक्शन होना चाहिए हमारे टीम और क्लाइंट के साथ। द नेक्स्ट इज़ योर वर्किंग टीम। वर्किंग टीम का मतलब क्या है? जो ग्रुप या फिर पीपल एक साथ काम करते हैं ताकि उन्हें कॉमन गोल अचीव हो, तो उसे हम बोलते हैं वर्किंग टीम। तो टीम क्या है? जिसमें बहुत सारे लोग हमारे काम कर रहे हो। तो हमारे पास आती हैं 4 तरह की टीम। कौन कौन सी टीम होती हैं? सबसे पहला हमारे पास आता है फंक्शनल टीम। फंक्शनल टीम का मतलब क्या है? सेम डिपार्टमेंट के लोग काम कर रहे हैं, जैसे कि मार्केटिंग के लोग ही सब एक साथ काम कर रहे हैं। क्रॉस फंक्शनल टीम क्या है? अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग एक साथ काम कर रहे हैं, जैसे कि HR डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, एक साथ वो भी काम कर रहे हैं किसी प्रोजेक्ट के ऊपर। नेक्स्ट इज योर सेल्फ मैनेज टीम। सेल्फ मैनेज टीम क्या है? जो टीम अपने सारे काम अपने आप ही मैनेज कर रही है। द नेक्स्ट इज़ योर वर्चुअल टीम। वर्चुअल टीम मतलब ये लोग ऑनलाइन काम करते हैं, रिमोटली काम करते हैं यूजिंग टेक्नोलॉजी। अब स्टेजेस क्या क्या होती हैं टीम डेवलपमेंट की? सबसे पहले स्टेज हमारी आती है फॉर्मिंग। फॉर्मिंग का मतलब क्या है? टीम यहाँ पर बनी हमारी, फॉर्मेशन ऑफ द टीम। नेक्स्ट इज़ योर स्टॉर्मिंग। स्टॉर्मिंग का मतलब क्या है? भाई कॉन्फ्लिक्ट्स आती हैं, अगर कोई नए नए इंसान एक साथ आ जाएंगे अलग अलग फीचर्स के, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के, तो यहाँ पर थोड़ी बहुत कॉन्फ्लिक्ट तो आ ही सकती है। नेक्स्ट इज़ योर नॉर्मिंग। नॉर्मिंग मतलब अब धीरे धीरे कॉपरेशन बन गया हमारी जो टीम्स हैं। आफ्टर दैट परफॉर्मिंग। परफॉर्मिंग का मतलब क्या है? कि वर्क जो है वो बहुत अच्छे से चल रहा है। एडजॉर्मिंग मतलब यहाँ पर हमारा टीम वर्क पूरा कंप्लीट हो चुका है, हम रियल रिव्यूज़ एंड ऑल दे रहे हैं। नेक्स्ट इज़ योर व्हाट आर द फीचर्स ऑफ वर्किंग टीम। क्या क्या फीचर्स होते हैं? कॉमन गोल्स होते हैं, कॉपरेशन होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, हमारे जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो बिल्कुल क्लियर होते हैं, और कम्युनिकेशन होता है अमंग्स द मेंबर्स। एक म्यूचुअल ट्रस्ट और सपोर्ट होता है। द नेक्स्ट इज़ योर डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम चूज़ करते हैं बेस्ट कोर्स आउटकम, मतलब हम ऐसा डिसीजन ले रहे हैं जिससे कि हमें बेस्ट आउटपुट मिले। सो ये क्या है? हमारी एक ऐसी कोर एक्टिविटी है जो मैनेजर्स और टीम मेंबर्स सब लोग ही यूज़ करते हैं। तो इसकी की फीचर्स क्या क्या है? कि यहाँ पर हम चूज़ करते हैं बहुत सारे ऑप्शंस में से एक ऑप्शन चूज़ करते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन। जो भी इन्फॉर्मेशन हमें पता है उसके ऊपर बेसिस होता है जो लॉजिक हम लगा रहे हैं, और उसे जज करते हैं। सो इट इज़ बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन, लॉजिक एंड जजमेंट। कैन बी इंडिविजुअल और ग्रुप बेस्ड। ये इंडिविजुअल भी हो सकता है, ग्रुप बेस्ड भी हो सकता है। अफेक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस को। अब कौन कौन से स्टेप्स होते हैं हमारे डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में? हमारे पास बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा आता है आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम। हम प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। दूसरा गैदर इन्फॉर्मेशन, हम सारी इन्फॉर्मेशंस को गैदर कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं ऑल्टरनेटिव्स को, इवैल्यूएट कर रहे हैं ऑल्टरनेटिव्स को। तो देखो हमने डिसीजन लेना है, कैसे लेंगे डिसीजन? सबसे पहले हम अपनी प्रॉब्लम को देख रहे हैं। प्रॉब्लम देख ली। प्रॉब्लम देखने के बाद अब जो भी हमारे पास जो भी चीज़ें हमें चाहिए, हमने वो सारी चीज़ें इकट्ठी करी। फॉर एग्जांपल हमारा कल एग्ज़ाम है, हमने सर्च करा उसका मटेरियल, PYQ सर्च करे, व्हाटएवर वी हैव सर्च। तो मतलब उसके बाद हमने इन्फॉर्मेशन गैदर करी अपनी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के बाद। उसके बाद हम ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ रहे हैं कि भाई कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएँ हमें, हमारे पास टाइम कम है। उस जो भी हमारी हमने आइडेंटिफाई करा उसके ऑल्टरनेटिव्स को एक बार उसे इवैल्यूएट कर रहे हैं कि भाई क्या ये इनफ होगा हमारे लिए? अगर हमारा कल एग्ज़ाम है तो इतना पढ़ना इनफ होगा? आफ्टर दैट हमने एक बेस्ट ऑप्शन चूज़ करना है। अच्छा ठीक है, हम ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पहले ये पढ़ लेते हैं, बेस्ट ऑप्शन ये है, और उसके बाद टाइम बचा तो बाकी की चीज़ें कर लेंगे। नेक्स्ट इज़ योर इम्प्लीमेंट द डिसीजन। अब जो हमने डिसीजन बनाया उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट करने के बाद हमें रिव्यूज़ और फीडबैक मिल ही जाने हैं जब हमारा काम हो ही जाएगा। सो नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग? 2 तरह के डिसीजन मेकिंग होते हैं। सबसे पहला हमारा आता है प्रोग्राम डिसीजन। प्रोग्राम डिसीजन का मतलब क्या है? एक प्रॉपर रूटीन है, रिपीटेटिव है, जैसे कि डेली वर्क शेड्यूल। जैसे कि आपने स्कूल टाइम पर आप रेगुलर बेसिस पर डेली स्कूल जाते थे। नेक्स्ट इज योर नॉन प्रोग्राम डिसीजन, मतलब न्यू है, एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, मतलब एक नया प्रोडक्ट हमने बनाना है, इसके बारे में अभी हमें पता नहीं है, थोड़ी सी रिसर्च वगैरह करेंगे। सो लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट।
नाउ हाउ टू इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग कैसे हमने इम्प्रूव करना है? सबसे पहले हमने यूज़ करने हैं डेटा और फैक्ट्स को, एनकरेज करना है टीम डिस्कशन, बायसनेस को अवॉइड करना है, लॉन्ग टर्म पर थिंक करना है, एंड वी हैव टू लर्न फ्रॉम द पास्ट डिसीजन। अगर हम कोई चीज़ बना रहे हैं या फिर डिसीजन ले रहे हैं तो हमें पहले पास्ट डिसीजंस को एनालाइज करना है। आफ्टर दैट, ऑन द बेसिस ऑफ दैट, वी हैव टू एनालाइज दीज डिसीजंस। नेक्स्ट टॉपिक इज़ योर डिस्पर्स्ड एंड योर वर्चुअल टीम। सो डिस्पर्स्ड एंड वर्चुअल टीम क्या होती है? डिस्पर्स्ड टीम हमारी कैसी टीम होती है या फिर ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं हु वर्क टुगेदर बट नॉट लोकेटेड ऑन द सेम पीपल। मतलब ये लोग जो होते हैं वो काम तो एक साथ करते हैं बट एक जगह पर काम नहीं करते हैं। मतलब ऑनलाइन काम कर रहे हैं या फिर अलग अलग जगह पर लोकेटेड है, या फिर कोई किसी और कंपनी में है, कोई किसी और कंपनी में है, या फिर ऐसा होता है कि एक कंपनी की बहुत सारी ब्रांचेज है। फॉर एग्जांपल एक बैंगलोर में है, एक मुंबई में है, लेकिन वहाँ के एम्प्लॉयज़ सारे मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं। दैट इज़ नोन एज योर डिस्पर्स्ड टीम। मतलब टीम अलग अलग जगह पर है, डिस्पर्स्ड है। तो उसके फीचर्स क्या है कि मेंबर्स जो है वो जोग्राफिकली स्प्रेड होते हैं, मे वर्क इन अ डिफरेंट टाइम जोन, अलग अलग टाइम जोन्स में भी काम कर रहे हो, ऐसा भी पॉसिबल है क्योंकि हो सकता है अलग अलग वो जो कंपनीज़ हैं वो अभी इस टाइम दूसरी कंट्रीज़ में हो, वहाँ का टाइम जोन बिल्कुल अलग हो। कम्युनिकेशन मोस्टली रिमोट होती है। वर्चुअल टीम क्या है? हमारी एक ऐसी वर्चुअल टीम एक टाइप ऑफ डिस्पर्स टीम होती है जो काम करती है थ्रू डिजिटल टूल, जैसे कि जूम हो गया या फिर आपकी जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, फॉर एग्जांपल योर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। तो उसके फीचर्स क्या क्या हैं कि कम्युनिकेशन इंटरनेट टूल्स के हिसाब से होती है। हम ऐप्स का यूज़ करते हैं जैसे कि जूम हो गया, स्लैक हो गया। एंड रेयर और नो फेस टू फेस इंटरेक्शन, मतलब फेस टू फेस इंटरेक्शन या तो बहुत रेयर है, कभी ऑफलाइन मीटिंग हो गई, या फिर नो इंटरेक्शन, फेस टू फेस इंटरेक्शन हार्डली हो पाता है। चैलेंजेस क्या क्या आते हैं यहाँ पर हमारे? सबसे पहले कम्युनिकेशन गैप। भाई कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो पा रही है, कम्युनिकेशन का गैप आ रहा है। टाइम जोन का डिफरेंस आ रहा है, एक जगह यहाँ पर सुबह हो रही है और दूसरी जगह रात हो रही है, तो टाइम जोन का डिफरेंस आ जाता है। पर्सनल कनेक्शन नहीं बन पाते हैं एंड कोऑर्डिनेशन बहुत मुश्किल हो जाता है। देन हाउ टू मैनेज देम एफिशिएंटली। अब ये चैलेंजेस तो आ रहे हैं हमारे टीम्स में, इन्हें एफिशिएंटली कैसे मैनेज करें? तो हम प्रॉपर कम्युनिकेशन टूल्स का यूज़ करें, अपने गोल्स और रोल्स को क्लियर कर लें पहले ही, और जो मीटिंग्स हैं उन्हें प्रॉपर शेड्यूल करें, रेगुलर बेसिस पर वही टाइमलाइंस रहे, वो टाइम चेंज ना हो, एक फ्लेक्सिबल टाइम को चूज़ करें। नेक्स्ट इज़ योर बिल्ड ट्रस्ट अमंग टीम मेंबर्स के बीच में हमें ट्रस्ट बिल्ड करना है, मेंटेन करनी है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ डिस्पर्स्ड एंड वर्चुअल टीम। कौन कौन सी तरह के डिस्पर्स्ड और वर्चुअल टीम होती हैं? सबसे पहला हमारा आता है फंक्शनल वर्चुअल टीम। फंक्शनल वर्चुअल टीम का मतलब क्या है? मेंबर्स बिलोंग कर रहे हैं सेम डिपार्टमेंट में, जितने भी मेंबर्स हैं वो सेम डिपार्टमेंट के हैं, काम कर रहे हैं अलग अलग लोकेशन से। एग्जाम्पल जैसे कि आपके रिमोट HR टीम हो गई। नेक्स्ट इज योर क्रॉस फंक्शनल वर्चुअल टीम। क्रॉस फंक्शनल वर्चुअल टीम क्या है कि मेंबर जो हैं वो हमारे हैं अलग अलग डिपार्टमेंट से, वर्क कर रहे हैं कॉमन प्रोजेक्ट पर। क्रॉस फंक्शनल मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग हैं लेकिन एक कॉमन प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जैसे कि IT, मार्केटिंग एंड योर फाइनेंस टीम। नेक्स्ट इज़ योर प्रोजेक्ट बेस्ड वर्चुअल टीम। प्रोजेक्ट बेस्ड वर्चुअल टीम का मतलब क्या है? यहाँ पर जो टीम है वो प्रोजेक्ट के बेसिस पर बनी है, एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के बेसिस पर। ये प्रॉपर टीम नहीं है कि ये एक टीम है कि कंपनी के अंदर जो भी काम होगा इस टीम को ही करना है, नहीं, एक प्रोजेक्ट के बेसिस पर एक नई टीम बनाई है एंड डिसबैंडेड आफ्टर कंप्लीशन। और ये जो टीम है वो डिसबैंड हो जाती है कंप्लीट होने के बाद। ये टीम बिल्कुल डिसॉल्व हो जाएगी जब हमारा प्रोजेक्ट बन जाएगा। एग्जांपल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट टीम। नेक्स्ट इज योर सेल्फ मैनेज वर्चुअल टीम। सेल्फ मैनेज वर्चुअल टीम क्या है? एक ऐसी टीम जो सारा काम अपने आप से कर रही है, बहुत कम सुपरविजन उस टीम को मिलती है, तो मेंबर्स अपना काम अपने आप मैनेज करते हैं। नेक्स्ट इज योर ग्लोबल वर्चुअल टीम। ग्लोबल वर्चुअल टीम क्या है? मेंबर्स जो है वो अलग अलग कंट्रीज़ के हैं, अलग अलग उनका कल्चर है और वो वर्क करते हैं अक्रॉस डिफरेंट टाइमलाइंस। एग्जाम्पल इंटरनेशनल कंपनी टीम्स। नेक्स्ट इज योर नेटवर्क टीम। नेटवर्क टीम का मतलब क्या है? फ्लेक्सिबल टीम विद चेंजिंग मेंबर्स, एक्सपर्ट ज्वाइन और लीव एज नीडेड। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ योर कम्युनिकेशन जेनरेस। कम्युनिकेशन जेनरेस का मतलब क्या है कि ये एक रिकग्नाइजेशन फॉर्म है कम्युनिकेशन की, जो कि यूज़ होती है ताकि हम इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सके एक ऑर्गेनाइजेशन में। अब इसके इंपॉर्टेंस क्या क्या है? ये इंश्योर करती है क्लियर और स्ट्रक्चर कम्युनिकेशन को, टाइम को सेव करती है, एंड ऑल्सो इट रिड्यूसेस द मिसअंडरस्टैंडिंग। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं उन सबको ये रिड्यूस कर देती है, और कोऑर्डिनेशन जो है वो टाइम का बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है। टीम्स का कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है। अब इसके कुछ कॉमन टाइप्स हैं। अब कॉमन टाइप्स यहाँ पर मैंने ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करे हैं, बट अगर एग्ज़ाम में आता है तो आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर आने हैं, बिकॉज
ये बहुत ही कॉमन से चीज़ें हैं, ईमेल के बारे में आप इजीली एक्सप्लेन कर कर आ जाओगे, सो दैट्स वाई ये वीडियो एक्सटेंड हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो मैंने जस्ट नाम लिखे हैं, बस एक बार गो थ्रू कर लेना कि जो कम्युनिकेशन जनरल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ईमेल, रिपोर्ट्स, मेमोज़, मीटिंग्स, प्रेजेंटेशन, इंस्टेंट मैसेजिंग, चैट्स, वीडियो कॉल्स, डॉक्यूमेंटेशन। आफ्टर दैट इट कम्स योर कम्युनिकेशन प्लान। तो कम्युनिकेशन प्लान क्या होता है? ये हमारे एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है जिसमें हम अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं, मतलब प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है जिसमें हम इन्फॉर्मेशंस को शेयर कर रहे हैं अमंग्स द टीम मेंबर्स एंड द स्टेक होल्डर्स। तो ये क्या है? एक कम्युनिकेशन प्लान है। A communication plan is a document that explain how, when, what information will be communicated in a plan। तो communication plan क्या है? एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें सारी चीज़ें लिखी होती हैं, भाई क्या काम होगा, कौन करेगा, कैसे होगा, तो वो सारी चीज़ें उस प्रोजेक्ट प्लान के अंदर लिखी होती हैं। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, इसके एलिमेंट्स क्या क्या हैं? सबसे पहले हमारा जो प्रोजेक्ट है उसका ऑब्जेक्टिव हमें पता चलता है। फॉर एग्जांपल, व्हाट द कम्युनिकेशन एम्स टू अचीव, ये जो कम्युनिकेशन है या फिर ये जो मीटिंग है ये क्या अचीव करने के लिए हुई है। फॉर एग्जांपल, कीप टीम मेंबर्स इन्फॉर्म्ड अबाउट प्रोग्रेस। तो ये जो हमने मीटिंग रखी है या कम्युनिकेशन रखी है वो इसलिए रखी है कि जो लोग हैं उन्हें अपनी प्रोग्रेस के बारे में पता रहे। नेक्स्ट इज़ योर स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स का मतलब क्या है? हु नीड द इन्फॉर्मेशन, किसको चाहिए ये इन्फॉर्मेशन। एग्जाम्पल, टीम मेंबर्स हो गए, मैनेजर्स हो गए, क्लाइंट्स हो गए। नेक्स्ट इज़ योर इन्फॉर्मेशन टू बी शेयर्ड। इन्फॉर्मेशन किसको शेयर करनी है, फिर कौन से टाइप का डेटा या फिर मैसेज है, जैसे कि रिपोर्ट्स हो गए, अपडेट्स हो गए, इशूज़ हो गए। नेक्स्ट इज़ योर कम्युनिकेशन मेथड। कम्युनिकेशन मेथड मतलब कौन सा टूल हम यूज़ कर रहे हैं इस चीज़ को फैलाने के लिए, फिर बात को बताने के लिए, या तो हम जूम का यूज़ कर रहे हैं या फिर ईमेल्स का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट इज़ योर फ्रीक्वेंसी, मतलब ये कम्युनिकेशन कितनी जल्दी जल्दी होगी। आफ्टर दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन शेयर करेगा इन्फॉर्मेशन को, जैसे कि एग्जाम्पल प्रोजेक्ट मैनेजर जो होगा वो शेयर करेगा सारी इन्फॉर्मेशन को। नेक्स्ट इज़ योर फीडबैक मैकेनिज्म, कि रिस्पॉन्स कैसे आएगा, फीडबैक कैसे कलेक्ट करना है। सो हेयर आर द स्टेप्स टू क्रिएट अ कम्युनिकेशन प्लान। कम्युनिकेशन प्लान कैसे बनता है, तो यहाँ पर कुछ स्टेप्स हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज़ योर, सबसे पहले हमने स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करना है। स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई करने के बाद हमने कम्युनिकेशन गोल्स को डिफाइन कर देना है। कम्युनिकेशन गोल्स डिफाइन हो जाएंगे तो हम बता देंगे भाई कि ये गोल्स हैं कम्युनिकेशन के, लेकिन किस तरीके से आपको लोगों को बताने हैं उस टूल का नाम बता देंगे, या तो मेल्स के थ्रू भेजने हैं या फिर फॉर एग्जांपल हर सैटरडे एक जूम मीटिंग होगी तो हम उन्हें टूल्स के बारे में बताएंगे। आफ्टर दैट सेट शेड्यूल, ये नहीं कि अगर हमने सैटरडे डिसाइड कर लिया तो कभी भी सैटरडे में हम उस मीटिंग को रख सकते हैं, प्रॉपर टाइम डिसाइड होगा। आफ्टर दैट रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन होंगी एंड मॉनिटर एंड इम्प्रूव। सो बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस यूनिट। थैंक यू।